सीए में अकाउंटिंग का जो पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इस टॉपिक में हम क्या क्या जानने वाले हैं, इस टॉपिक में जो मेन पॉइंट्स है वो है 9 पॉइंट्स हम जानेंगे। पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये किस लिए बनाए गए हैं, ये ऑब्जेक्टिव जानेंगे। इसके बेनिफिट्स जानेंगे। बेनिफिट्स जानने के बाद ये जानेंगे कि ये कैसे बनाए गए हैं, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ये क्या क्या है, लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। उसके बाद हम जानेंगे कि इसके नीड फॉर कन्वर्जेंस टू ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, इन स्टैंडर्ड्स को ग्लोबल लेवल के स्टैंडर्ड बनाने की, यानी दुनिया में जिस तरह के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं क्या हमें उसी लेवल के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने चाहिए, ज़रूरत है या नहीं है। अगर ज़रूरत है तो पहले हम जानेंगे कि ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, यानी ये जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स दुनिया में जिस तरह के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं वो क्या है। फिर जानेंगे कि हम कैसे अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को दुनिया में जिस तरह से फॉलो किए जाते हैं उसी तरह बना सकते हैं। फिर जानेंगे कि अच्छा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, इंडिया में किस तरह के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। फिर देखेंगे कि क्या हमने रखा है, जो दुनिया में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं उनमें से क्या हमने रखा है और क्या हम लोगों ने निकाल दिया है। दुनिया में जिस तरह का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चलता है उससे जो हमने बनाया है उसे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, ये टॉपिक्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहले जानते हैं कि इंट्रोडक्शन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है क्या। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो बेसिकली जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं कुछ, यानी यही जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है सबको फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप नहीं बना सकते, अपने हिसाब से आप रिपोर्ट्स नहीं बना सकते। दुनिया में जो फॉलो किया जाता है, पूरी दुनिया में एक आइडियल स्टैंडर्ड बनाया गया है कि इस तरह का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हर देश को बनाना चाहिए, तो उसका नाम है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, IFRS। यह है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स जो कि दुनिया में फॉलो किया जाता है। इंडिया में क्या चलता है, इंडिया में दो चीज़ चलते हैं, एक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये क्या क्या है वो हम आगे जानेंगे, लेकिन इंडिया में यही दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चलते हैं। इंडिया जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ये कौन बनाता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है। ये NFRA के रिकमेंडेशन लेता है। NFRA यानी नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, उसका रिकमेंडेशन लेकर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू करता है। तो अभी हमें पता चलेगा कि ये क्या है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक सेट ऑफ प्रोसीड्योर है जो कि फॉलो किए जाते हैं अकाउंटिंग करने के लिए, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स बनाने के लिए। तो हमने ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों बनाया है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव है जो इन्वेस्टर्स हैं, जो भी ओनर हैं, जो भी मालिक हैं उस कंपनी का, या फिर कोई बैंक है उसको लोन देना चाहता है, उसे पता चल सके उन रिपोर्ट्स से कि क्या ये कंपनी कैसे काम कर रही है, इसके पास इन्वेंट्री कितनी है, इसके पास प्रॉफिट लॉस कैसा हो रहा है, इसका एक्सपेंस कितना है, इसके आगे बढ़ने की चांसेस कितने हैं, ये सब हम जान सकते हैं। टाइमली इन्वेस्टर्स को सही इन्फॉर्मेशन दे सके, इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया है। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे बनाया जाता है, पहले तो रिकॉग्नाइज किया जाता है इवेंट्स का कि इस बिजनेस में क्या क्या होता है, फिर उसको मेजरमेंट किया जा रहा है कितना हो रहा है, फिर उसको प्रेजेंट कर रहा है ट्रांजैक्शन के तौर पर, एक्सपेंस हो रहा है या फिर इनकम हो रहा है, या उस ट्रांजैक्शन को प्रेजेंट किया जाता है। फिर होता है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, यानी उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको समझ में आ सके कि इस कंपनी में चल क्या रहा है, उसे कहते हैं अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। इसका बेनिफिट्स क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अल्टरनेटिव अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स। इससे क्या होता है, अलग अलग कंपनीज जो है वो अपने हिसाब से अपने रिपोर्ट्स नहीं बना सकती। ऐसा नहीं कि कोई भी, जैसे कि स्कैम्स बहुत सारे होते हैं, वो क्या करते हैं कोई लोन के लिए या फिर किसी भी वजह के लिए उनको एक्चुअली प्रॉफिट नहीं हो रहा होता है, लेकिन वो अकाउंटिंग इस तरह से रिपोर्ट्स बनाते हैं कि उनके रिपोर्ट्स ये दिखाते हैं कि इनको तो बहुत सारा प्रॉफिट हो रहा है, या फिर कभी कभी लॉस दिखाने के लिए भी ऐसे करते हैं। उन लोगों के पास सामान कम रहा होता है लेकिन उसका वैल्यूएशन ऐसे करते हैं, मान लीजिए किसी के पास एक स्प्लेंडर प्लस का बाइक है लेकिन वो रिपोर्ट्स में ये दिखाता है कि इस बाइक का वैल्यूएशन जो है वो 10 लाख है। ये तो नहीं हो सकता ना, इसलिए ऑलरेडी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फिक्स किए गए हैं कि ये जो चीज़ आपके पास है इसका वैल्यूएशन कितना होगा, उसी हिसाब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सेट किए गए हैं। इसके बेनिफिट्स इसी तरह से होते हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन होता है। कोई भी कंपनी अगर वैल्यूएशन करता है, प्रॉफिट एंड लॉस दिखाता है, तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिए गए हैं इसी को फॉलो करना होता है। इससे एक यूनिफॉर्मिटी आता है, हम कंपेयर कर सकते हैं कि ये दो कंपनी में से कौन सा कंपनी बेहतर है, कौन सा कंपनी अच्छी प्रॉफिट दे रहा है, ये सब कंपेयर कर सकते हैं। क्रिएटिव अकाउंटिंग जो होती है, जैसे कि जो लोगों को दिखता कुछ और है लेकिन एक्चुअल में होता कुछ और है, उन सब से बचने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेट करना जरूरी है। तो यहाँ पर हमने जान लिया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्या, ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्यों लाया गया है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। अभी हमें ये जानना है कि ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इसको कैसे बनाया गया है, किसने बनाया है।
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो ICAI ने एक पहले तो एक बोर्ड बनाया ASB के नाम से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के नाम से एक बोर्ड बनाया। इस बोर्ड में कौन कौन थे? इस बोर्ड में गवर्नमेंट बॉडीज़ भी थे, ICAI के मेंबर्स भी थे, एकेडमिशियंस जो कि पढ़ाते थे वो लोग भी थे, इंडस्ट्रीज के जो लोग हैं जो काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो लोग भी थे। इन सब को लेकर ये बोर्ड बना और इन सबके सहमति से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने। और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बने, इसे कोशिश की गई कि ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो दुनिया भर में जिस तरह के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है, दुनिया भर में जिस तरह से अकाउंटिंग होती है, हमारा अकाउंटिंग भी उसी तरह से हो, इसकी पूरी कोशिश की गई। के बाद क्या होता है, ये लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने के बाद NFRA जो है वो MCA को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को रेकमेंड करती है कि हमने ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया है, इसे आप इश्यू कीजिए। तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ये इश्यू करती है। तो इसे बनाने का प्रोसेस क्या होता है, पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया, किन किन टॉपिक्स की, किन किन एरियाज पर हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाते वक्त ध्यान देना है, पहले वो आइडेंटिफाई करना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टडी ग्रुप, एक स्टडी ग्रुप बनाया जाता है जो कि अलग देश किस तरह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना रहे हैं, हमारा ज़रूरत क्या है, उसी हिसाब से स्टडी करते हैं। फिर एक ड्राफ्ट बनाते हैं, वो ड्राफ्ट बनाते हैं कि इस तरह से हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होना चाहिए। फिर उसको सर्कुलेट करते हैं। सर्कुलेट करने के बाद डिफरेंट बॉडीज़ के व्यू लिए जाते हैं। इंडिया में जो डिफरेंट बॉडीज़ हैं, जो लोग फाइनेंस से रिलेटेड हैं, उनका व्यूज़ लिए जाते हैं। उनको पूछा जाता है कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया है, आपके हिसाब से क्या लगता है, आपको हिसाब से चेंज होना चाहिए या क्या। उसके बाद फाइनल किया जाता है, फाइनल एक ड्राफ्ट बनता है। फाइनल ड्राफ्ट बनने के बाद कमेंट्स लिए जाते हैं, जो लोग बोर्ड से बाहर हैं उन लोगों से लिए जाते हैं कि क्या कोई चेंजेस होना चाहिए या नहीं चाहिए, ये सब डिटेल्स लिया जाता है। उसके बाद अगर कोई चेंजेस होना चाहिए तो मॉडिफिकेशन होता है। उसके बाद इशू होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज़ के लिए, ये कौन इशू करता है, ICAI। नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज़ के लिए यहाँ पर ICAI, लेकिन जो कॉर्पोरेट एंटिटीज़ हैं उनके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और वो रिकमेंडेशन लेता है NFRA से। यहाँ पर हमने समझ लिया ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्यों बनाया गया है, इसके बेनिफिट्स क्या है और ये कैसे बनाया गया है। तो ये सब जानने के बाद अभी हम जानेंगे क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है, जो अभी तक 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किए गए हैं, लेकिन अभी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27। बाकी दो कहाँ गए, बाकी दो रिप्लेस हुए हैं। अकाउंटिंग दोनों को इन दोनों ने रिप्लेस किया है, इसलिए यहाँ पर 29 की जगह यहाँ पर एक्टिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 27। ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, ये लॉ और रेगुलेशंस को ओवरराइड नहीं कर सकती, उससे बढ़कर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है। इसलिए भी अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और लॉ रेगुलेशंस के बीच में कन्फ्लिक्ट आता है तो जितना वहाँ पर लॉ और रेगुलेशंस है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को साइड में किया जाता है। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या क्या है अगर हम जानना चाहें तो ये पूरा लिस्ट जो है यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है 27। देखिए यहाँ पर नंबरिंग किया गया है, लेकिन यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 है। लेकिन अगर हम देखेंगे यहाँ पर 6 और 8 नहीं है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 है, 6 और 8 यहाँ पर मिसिंग है। इसलिए इन दोनों को माइनस करके 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अभी एक्टिव हैं। ये जानने के बाद अभी हम जानेंगे कि हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसको ग्लोबल लेवल पर बनाने की क्या ज़रूरत है या नहीं है। तो सही से अगर हम देखें तो हाँ जी, ज़रूरत है। अगर हमें फंडिंग लाना है अपने देश में तो फिर हमें डॉलर्स चाहिए। उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए हमें इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करेंगे तो उसमें एक यूनिफॉर्मिटी आएगी, रेशनलाइजेशन आएगी, कंपेरेबिलिटी आएगी। जरूर सुना होगा कि मोदी जी बाहर घूम रहे हैं, वो कभी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कभी जर्मनी जा रहे हैं, कभी पेरिस जा रहे हैं, ताकि इंडिया में फंडिंग्स आए। फंडिंग्स आने के लिए मान लीजिए मोदी जी जर्मनी गए और वहाँ पर जाकर बोला कि हमारे कंपनी जो है उनमें आप फंड कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए। जर्मनी का जो यहाँ पर बिजनेसमैन होगा वो यहाँ पर देखेगा कि इंडियन कंपनीज कैसे परफॉर्म कर रही है। पहले वो देखेगा कि ये लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं या लॉस कर रहे हैं, कंपनी का वैल्यूएशन कितना है, ये सब देखेगा, तभी जाकर वो इन्वेस्ट करेगा। कोई अपना पैसा बेकार में डुबाना क्यों चाहेगा। तो ये सब देखने के लिए जो रिपोर्ट्स जब वो समझने की कोशिश करेगा तो उसको वो रिपोर्ट समझ में आनी चाहिए। अगर उसको वो रिपोर्ट समझ में नहीं आ रही है, हमने अपने हिसाब से रिपोर्ट्स बनाए हैं और उसे लग रहा है कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसमें बहुत सारे घपले किए गए हैं, स्कैम किए गए हैं, उसको वो ट्रस्ट नहीं बनता है कि इसमें ये प्रॉफिट कमा रही है कि नहीं, ये कंपनी, इसके रिपोर्ट सही है कि नहीं, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो अगर हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए तो हमें यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी जो IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है उसे फॉलो करने पड़ेंगे,
ताकि जो दुनिया में जिस तरह से अकाउंटिंग किया जाता है हमें भी उसी तरह से अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, ताकि पूरी दुनिया में जितने भी इन्वेस्टर है या फिर जो भी कंपनी है, जो लोग भी इस फाइनेंशियल रिलेटेड है उनको समझ में आ जाए। अगर हर कंपनी अपने हिसाब से फॉलो करेगा तो फिर यहाँ पर किसी को समझ में नहीं आएगा, एक देश से दूसरे देश में पैसे जाने में प्रॉब्लम हो जाएगी। ग्लोबल लिस्टिंग अगर हम मान लीजिए कल को टाटा जाकर यूएस के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करना चाहता है और वो इंडिया के हिसाब से अकाउंटिंग बना रहा है तो फिर उसे लिस्ट करने नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर उसने ग्लोबल लेवल के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया है तो फिर वहाँ पर वो लिस्ट कर पाएगा। इस तरह से कंपेरेबिलिटी बढ़ती है और कॉन्फिडेंस आता है इन्वेस्टर्स को अपने कंपनी पर कंपेयर कर सकते हैं। दो कंपनी में अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, मान लीजिए टीवीएस एक मोटरसाइकिल कंपनी है, हीरो एक मोटरसाइकिल कंपनी है, ये दो कंपनी में से इन्वेस्टर को किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए वो वहाँ पर बैठ के रिपोर्ट्स देख के जर्मनी में बैठकर ये डिसाइड कर सकता है कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट में कर सकता हूँ। तो अभी हमने क्या जान लिया कि हाँ जी ज़रूरत है, अगर हमें ग्लोबल लेवल स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत है तो ग्लोबल लेवल स्टैंडर्ड है क्या। अभी हमने जान लिया कि हाँ जी हमें ग्लोबल लेवल के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने चाहिए। दुनिया में जिस तरह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए जाते हैं तो हमें भी उसी तरह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। ये जानने के बाद हम पहले ये जानेंगे कि आखिर दुनिया में किस तरह के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए जाते हैं, दुनिया में रिपोर्ट्स कैसे बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर है IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ये जो है ये एक आइडियल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है, इससे पूरी दुनिया में फॉलो किया जाता है। जून 1973 में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी बना था। इस कमेटी ने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए थे उसे बोला जाता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। लेकिन 1973 से 2001 आते आते 2001 आते आते इस कमेटी को लगा कि नहीं, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, इसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, तो उसको मॉडिफाई करके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया। पहले कमेटी था, 2001 में ये बोर्ड बना दिया और इस बोर्ड ने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए उसे बोला जाता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स यानी IFRS। तो 2001 के बाद ये आ गया एक्शन में IFRS। लेकिन IFRS ने क्या किया, पहले के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे, जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इस कमेटी ने एस्टेब्लिश किया था, इस कमेटी ने इश्यू किया था, उसे इसने रिजेक्ट नहीं किया। उससे जो बोर्ड है इसने बोला कि नहीं, अभी जो पहले के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो भी आप फॉलो कीजिए, उसके साथ ही हम मॉडिफाई करके इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स दे रहे हैं उसे भी आप फॉलो कीजिए। IFRS क्या है, एक प्रिंसिपल बेस्ड सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं जो इसे अभी बहुत सारे कंपनीज, पब्लिक कंपनीज भी अडॉप्ट कर रही हैं, बैंक्स भी अडॉप्ट कर रही हैं, इंश्योरेंस कंपनीज भी इसे अडॉप्ट कर रही हैं, साथ ही साथ गवर्नमेंट बॉडीज भी इसी अकाउंटिंग प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं अपने अकाउंटिंग रिपोर्ट्स बनाने के लिए। तो अगर कोई IFRS कंप्लायंट होना चाहता है यानी ग्लोबल लेवल के अकाउंटिंग रिपोर्ट्स बनाना चाहता है तो वो कैसे करेगा, उसको दो ऑप्शन आते हैं, या तो वो एडॉप्शन कर ले या फिर कन्वर्जेंस कर ले। एडॉप्शन क्या होता है, एडॉप्शन होता है SEP जो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, ये एक स्पेसिफिक टाइम सेट करेगा, उसी टाइम से 100% पूरी तरह जो IFRS में लिखा है, तरह से अकाउंटिंग रिपोर्ट बनाना है लिखा है, बिल्कुल 100% उसी तरह ही फॉलो करेंगे, उसे कहते हैं एडॉप्शन। कन्वर्जेंस क्या होता है कि हमने देखा कि हाँ जी IFRS को रिक्वायरमेंट्स बहुत है, अगर आपको उनके स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं तो उनके रिक्वायरमेंट्स जो है उनको भी पूरे करने होंगे। तो अगर कोई देश देखता है कि नहीं जी हम यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स है वो फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरह से आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया है, जिस तरह से आप रिपोर्ट्स बनाते हैं, हम भी बिल्कुल उसी तरह ही रिपोर्ट्स बनाएंगे। हम ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना देंगे जिस तरह से हमारे रिपोर्ट्स भी बिल्कुल वैसे ही बनेंगे, बस थोड़ा सा चेंज करेंगे अपने हिसाब से, अपने देश के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को देखते हुए, अपने देश के सिचुएशन को देखते हुए हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, इसे कहते हैं कन्वर्जेंस। तो दो ऑप्शन यहाँ पर आते हैं, एक होता है एडॉप्शन, एक होता है कन्वर्जेंस। इंडिया ने यहाँ पर डिसाइड किया कि नहीं जी हम बिल्कुल एडॉप्ट नहीं करेंगे, हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस यानी हम ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाएंगे जो कि बिल्कुल IFRS जैसा ही होगा, लेकिन कुछ हम यहाँ पर रखेंगे, कुछ हम निकाल देंगे। फिर हमने कुछ चेंजेस किया, जैसे कि टर्मिनोलॉजी में कुछ चेंजेस किया, जैसे कि हम यूज करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन ग्लोबली क्या यूज किया जाता है, स्टेटमेंट कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। हम यूज करते हैं बैलेंस शीट, लेकिन ग्लोबली क्या यूज किया जाता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को देखते हुए, हमारे यहाँ किस तरह से बिजनेस होता है, उस हिसाब को देखते हुए हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए हैं। हम उस हिसाब से भी कुछ चेंजेस किए हैं। ये हमें लगता है कि इंडिया में ये नहीं चलेगा तो उसको हमने निकाल दिया, उसे बोलते हैं कार्व आउट्स, उसको हमने निकाल दिया। डेविएशन फ्रॉम अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्टेटेड इन IFRS। फिर हमने क्या किया, कुछ ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे जो हमें निकालना नहीं चाहते, जो हम चाहते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में रहे,
लेकिन अभी डिसेबल मोड में रहे, क्योंकि हमें लगता है ये बिल्कुल कन्फ्लिक्ट पैदा करेंगे, इसमें कन्फ्यूजन ही बढ़ेंगे, लेकिन ये कुछ फ़ायदा नहीं होंगे। तो इसलिए हमने क्या किया, उसको रखा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, लेकिन उसको डिसेबल मोड में रख दिया, यानी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जो अकाउंटेंट्स हैं उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसको यूज नहीं करेंगे, उसको कार्व आउट नहीं कि बोला जाएगा, क्योंकि उन्हें अभी भी निकाला नहीं गया है। अगर हमें एक IFRS जैसा बनना है तो फिर कैसे बनेंगे, इसके बारे में ऑलरेडी हमारे जो बड़े बड़े बॉडीज़ हैं, हमारे जो बड़े बड़े गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, वो ऑलरेडी सोच रहे हैं। ICAI, NFRA, SEBI, RBI, ये हमेशा से ये कोशिश कर रहे हैं कि हम IFRS कंप्लायंट बने, यानी पूरी दुनिया में जिस तरह से अकाउंटिंग रिपोर्ट्स बनते हैं हम भी उसी तरह से बनाए, इसके पूरी कोशिश कर रहे हैं ये हमारे गवर्नमेंट बॉडीज़। इन सब ने पूरा डिस्कशन करके सोच के ये डिसाइड किया, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है उसने ये डिसाइड किया कि हम 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे। एक होगा जो हमारा एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि ऑलरेडी चला आ रहा है, उसे हम बोलेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और हम IFRS जैसे दुनिया में चल रहा है उस तरह का एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाएंगे, जिसे हम बोलेंगे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो हम 2 तरह के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे, ऐसा ASB ने बोला। पहले ICAI ने सोचा कि हम यहाँ पर IFRS को एडप्ट नहीं करेंगे, कन्वर्ज करेंगे, यानी पूरी तरह उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर देंगे, हम उसके तरह ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाएंगे। फिर हमने क्या किया, हमारे यहाँ के लॉ रेगुलेशन के हिसाब से हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें लगा कि नहीं ये इंडिया में नहीं चल सकते, उसे हमने निकाल दिया कार्व आउट करके। जो हमें लगा कि यहाँ पर हाँ चल सकता है, फिर हमने कुछ बनाया इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी IFRS जैसा दुनिया में चलता है उसी हिसाब से एक बनाया। फिर हमारा पहले से जो चला आ रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उसको एक 2 हिस्सों में बांट दिया। तो एक है यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो कि एग्जिस्टिंग है ऑलरेडी, और एक है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो कि हमने बनाया है IFRS के हिसाब से, करेस्पॉन्डिंग टू IFRS। ये है कंसेप्ट ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यानी जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो कि हमने नया बनाया है, उसमें क्या है, उसमें क्या होता है कि NFRA जो है और ASB है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड और NFRA, ये गवर्नमेंट को रेकमेंड करते हैं। गवर्नमेंट NFRA से सलाह मशवरा करके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करता है। अच्छा, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो बिल्कुल IFRS के जैसे ही है। अगर कोई IFRS 2 है, जैसे कि शेयर बेस्ड पेमेंट, इसका IFRS नंबर क्या होगा, IFRS 2। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर क्या होगा, 102, यानी 100 ऐड किया जाता है नंबरिंग करने के लिए, इजी हो जानने के लिए कि फिर हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हमने समझ लिया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ग्लोबल लेवल पर जाने की बहुत ज़रूरत है। अगर हमें ग्रो करना है, इन्वेस्टमेंट लाना है, तो फिर हमें ग्लोबल लेवल पर जाने की ज़रूरत है। ये बात सिर्फ इंडिया ही नहीं समझ रही है, यह बात दूसरे कंट्री चाइना भी समझ रही है। चाइना को क्या लगा कि अगर उसे इन्वेस्टमेंट लाना है तो इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह से रिपोर्ट्स बनाए जाते हैं हमें भी उसी तरह से बनाना होगा। तो 2005 में उसने डिक्लेयर कर दिया हम वैसा ही रिपोर्ट्स बनाएंगे जिस तरह पूरी दुनिया में बनती है। उसने 2006 में वो नए स्टैंडर्ड्स लेके आ गए कि ये अब नए स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाएंगे। 1 जनवरी 2007 से उसने इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया, मैंडेटरी कर दिया, अब ये फॉलो करेंगे। लोग बोलते हैं चाइना इतना ग्रोथ क्यों करता है, क्योंकि उसका डिसीजन मेकिंग की वजह से। वो जब ग्रोथ के लिए डिसीजन लेता है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेता है, टाइम टू टाइम डिसीजन लेता है। हमारा क्या हुआ, 2006 में ICAI ने गवर्नमेंट को बोला कि हमें ऐसा कुछ बनाना चाहिए और गवर्नमेंट ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। अच्छा, 2006 में ये प्रपोजल आया, उसे इम्प्लीमेंट प्लान कब था इम्प्लीमेंट करने के लिए, 2011। 5 साल टाइम था इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन फिर भी 5 साल में भी ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। जब इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया तो लगा कि हाँ जी टैक्स में प्रॉब्लम है, हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, हम इसको अभी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। अरुण जेटली जी आए, उन्होंने बोला कि हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसी तरह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने की बहुत ज़रूरत है। तो उन्होंने क्या बोला, कंपनीज को वॉलंटरीली अपने हिसाब से 2015-16 से ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एडॉप्ट कर लीजिए, या फिर हम मैंडेटरी कर लेंगे, 2016-17 से ये मैंडेटरी हो जाएगा, सबको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा। तो 2016-17 से ये मैंडेटरी हो जाएगा। रिलैक्सेशन दिया गया बैंक्स को, इंश्योरेंस कंपनीज, NBFC को, इनको थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया। फिर क्या हुआ, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 16 फरवरी 2015 को एक नोटिफिकेशन निकाला मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने। उसी हिसाब से वॉल्यूंटरीली हो गया 2015, 1 अप्रैल 2015 से वॉल्यूंटरीली अपने आप से कई कंपनीज ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये फॉलो कर सकते हैं, एडप्ट कर सकते हैं। वरना अगर नहीं करेंगे तो मैंडेटरी 2016 1 अप्रैल 2016 से हम ये मैंडेटरी कर देंगे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना।
इसका हो गया। अब बच्चे कौन, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज या फिर एनबीएफसीज। इनके लिए क्या किया गया, 30 मार्च 2016 को एक एमसीए ने नोटिफिकेशन निकाला। उस नोटिफिकेशन के हिसाब से इन्हें 1 अप्रैल 2018 तक ये इम्प्लीमेंट करना था, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को एडॉप्ट करना था। और उसमें कंपनीज अमेंडमेंट रूल 2016 भी लाया गया। उसके हिसाब से क्या था कि जो चेंजेस किए गए हैं आईएफआरएस के हिसाब से, उसी तरह के चेंजेस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी किए जाएंगे। तो जितना आप लेट करेंगे वो चेंजेस भी आपको एडॉप्ट करना पड़ेगा। फिर क्या हुआ, 20 जून 2017 को IRDAI ने एक प्रेस रिलीज किया और उसने बोला कि नहीं, अभी हम 2018 तक इसको एडॉप्ट नहीं कर सकते, इसलिए अभी हम इसको 2 साल पोस्टपोन करेंगे। तो 2018 को जो होना था फिर वो पोस्टपोन कब को हो गया, 2020 को, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 को। पर 21 अप्रैल से फॉलो किया जाना था, 21 अप्रैल 2020 से फॉलो किया जाना था। लेकिन 21 जनवरी 2020 को IRDAI ने इस चीज़ को फिर से पोस्टपोन कर दिया नेक्स्ट नोटिस के लिए। ये किसके लिए हो रहा है, ये सब इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, इंश्योरेंस सेक्टर के लिए पोस्टपोन किया जा रहा है। ये कौन करता है, IRDAI। क्योंकि पहले सिस्टम ऐसा था कि जो इंश्योरेंस कंपनीज है उन्हें क्वार्टरली IRDAI को रिपोर्ट्स दिए जाते थे, लेकिन ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने के बाद उन्हें इंश्योरेंस कंपनीज को ये रिपोर्ट्स उन्हें भेजने की ज़रूरत नहीं है। इसका क्या था, बैंक्स का क्या हुआ, 5 अप्रैल 2018 को RBI ने कमर्शियल बैंक्स को 1 अप्रैल 2019 से एडॉप्ट करने को पहले बोला। एक नोटिफिकेशन के हिसाब से 5 अप्रैल 2018 को एक नोटिफिकेशन निकाला RBI ने और कमर्शियल बैंक्स को बोला, जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं उनको बोला कि अभी आप ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कीजिए। रूरल बैंक्स के ऊपर ये लागू नहीं हुआ था। लेकिन फिर 22 मार्च 2019 को एक और नोटिफिकेशन आया जिसके हिसाब से RBI ने इसको डिले कर दिया नेक्स्ट नोटिस का, कि अभी आपको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आप वेट कीजिए, जब हम नेक्स्ट नोटिस निकालेंगे तब आप ये फॉलो करेंगे। इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, तो फेज 1 में आया। कंपनीज जो थे 1 अप्रैल 2015 के बाद वॉलंटरी बेसिस पे कंपनीज को बोला गया कि आप अपने हिसाब से रिसीव कर लीजिए। अगर नहीं करेंगे तो मैंडेटरी कब से हो जाएगा, 1 अप्रैल 2016 से मैंडेटरी हो जाएगा। जो कंपनीज का नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा है और जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा। कब से, 1 अप्रैल 2016 से। फिर क्या किया गया, 1 अप्रैल 2017 से वो कंपनी जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ 250 करोड़ से ज़्यादा है, उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा। जो कुछ यहाँ पर स्पेशल पॉइंट्स दिए गए थे, जैसे कि SME एक्सचेंज आर नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। Once Indian accounting standards are applicable, an entity shall be required to follow the Indian accounting standard for all the subsequent financial statements। एक बार किसी ने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर लिया तो फिर उसे हमेशा वही इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही फॉलो करना पड़ेगा। वो एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं कर सकता। जैसे कि मैंने बताया, 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम फॉलो करते हैं, एक है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक है एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अच्छा, जिनका नेटवर्थ तो 250 करोड़ से कम है, उन्हें यहाँ पर ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, वो एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर सकते हैं। और जो इंश्योरेंस कंपनीज का काम हो गया, अभी बैंक्स का हो गया, और जो एनबीएफसी थे उनके लिए भी फिर 1 अप्रैल 2018 को एनबीएफसी जो लोग 500 करोड़ से जिनका नेटवर्थ है, उन्हें यही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे। ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स क्या है। स्टैंडर्ड्स को अभी हमने समझ लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। जिन लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो वो लोग कमेंट कर सकते हैं।